नमस्कार मित्रों। आज हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक के फिजिक्स यानी कि भौतिक शास्त्र के चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे यहाँ पे। और इसको महत्वपूर्ण तथ्यों को देखने के पश्चात आज हम लोग इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, जिसको कि आपकी एग्जामिनेशन में आने की बहुत सी ज़्यादा संभावना होती है, ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। तो आइए चलिए फटाफट वीडियो को देखते हैं समय नहीं गवाते हुए। प्रकाश का परावर्तन यानी कि आपका यह पहला चैप्टर है, प्रकाश का परावर्तन। आइए इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। पॉइंट 1 है कि प्रकाश वस्तुतः ऊर्जा का ही एक रूप है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं कुल। पहला, आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब और परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या है प्रकाश के परावर्तन के, कि आपतन कोण और परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात उसी पथ पर वापस लौट जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई वह प्रतीत होती है, उसे यानी कि उस बिंदु स्रोत का वह प्रतिबिंब कहलाता है। कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई जो प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु स्रोत को ही हम प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिबिंब कुल दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब। दूसरा काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। आइए चलिए आगे हम बढ़ते हैं कि समतल दर्पण पर द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। जो समतल दर्पण पर प्रतिबिंब बनता है वह आभासी होता है यानी कि काल्पनिक होता है और सीधा भी होता है। यह आकार में वस्तु के बराबर होता है। प्राप्त प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितना कि वस्तु दर्पण के आगे रहती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु से आ रही किरणों के परावर्तन के वास्तविक कटान से बनता है, इसलिए इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। यह प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा यह उल्टा बनता है और समतल दर्पण पर जो आभासी या काल्पनिक बनता है वह क्या होता है, सीधा होता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। आभासी काल्पनिक प्रतिबिंब वहां पर बनता है जहां पर वस्तु से आ रही किरणों के परावर्तन या अपवर्तन के बाद परस्पर कटती हुई प्रतीत होती हैं। जब उन्हें हम पीछे की ओर बढ़ाया जाता है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को क्या होता है, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यह प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। आभासी जो प्रतिबिंब होता है वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। उस दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं जिसकी परावर्तन सतह किसी खोखले गोले का भाग होती है। आइए अब गोलीय दर्पण के बारे में देखते हैं कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो यह दो प्रकार के होते हैं, अवतल तथा उत्तल। जैसे हम चश्मा का देखते हैं कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस खोखले गोले का केंद्र ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं, पोल कहते हैं। किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती हैं। किसी उत्तल दर्पण, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि किसी उत्तल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु होता है जहां मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद आती हुई प्रतीत होती है।
अब आगे देखते हैं हम गोलीय दर्पण के बारे में कि गोलीय दर्पण के ध्रुव से उसके फोकस तक की दूरी को गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं और इसे F से सूचित किया जाता है। आइए आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों को कि जो गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसे R से सूचित करते हैं कि गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होती है उसे हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसे किससे डिनोट करते हैं? R से डिनोट करते हैं। चलिए आइए कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। अवतल दर्पण के F तथा R दोनों ऋणात्मक होते हैं तथा उत्तल दर्पण के लिए दोनों धनात्मक हो जाते हैं। अवतल दर्पण में F और R दोनों क्या होते हैं? ऋणात्मक होते हैं, जबकि उत्तल दर्पण में दोनों क्या हो जाते हैं? धनात्मक हो जाते हैं। अवतल दर्पण से वास्तविक और आभासी यानी कि काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं और वास्तविक प्रतिबिंब बड़ा या छोटा हो सकता है, किंतु आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। अब उत्तल दर्पण के बारे में देखते हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है जो सीधा होता है और वस्तु से छोटा तथा दर्पण के पीछे बनता है। अवतल दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु फोकस से बाहर यानी कि फोकस से परे होती है। अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में रहती है। यह प्रतिबिंब सीधा और वस्तु से बड़ा होता है। प्रतिबिंब के आकार और वस्तु के आकार के अनुपात को गोलीय दर्पण का आवर्धन कहा जाता है। अवतल दर्पण में किसी वास्तविक एवं उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन ऋणात्मक होता है तथा आभासी, काल्पनिक एवं सीधे प्रतिबिंब के लिए यही धनात्मक हो जाता है। चूंकि उत्तल दर्पण में दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब हमेशा आभासी यानी कि काल्पनिक तथा सीधा होता है, अतः आवर्धन हमेशा धनात्मक होता है। आइए अब हम लोग चलते हैं इस चैप्टर के जो महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पे समाप्त होते हैं। इसके बाद इस चैप्टर से संबंधित कुछ जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है, कम से कम 40-42 प्रश्नों को हम यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और लास्ट तक वीडियो के बने रहिएगा। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पे पहला प्रश्न है कि दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण उपयुक्त है अथवा दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए समतल, बी उत्तल, सी अवतल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी अवतल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, किसी दर्पण से आप चाहे कितने ही दूरी पर खड़े हों आपका प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्रतीत होता है। यह दर्पण राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, या तो समतल या तो उत्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपतन का कोण वह है जो ऑप्शन ए आपतित किरण दर्पण की सतह से बनाती है, ऑप्शन नंबर बी परावर्तित किरण दर्पण की सतह से बनाती है, ऑप्शन नंबर सी आपतित किरण दर्पण की सतह पर आपतन बिंदु से खींचे गए अभिलंब से बनाती है। क्वेश्चन नंबर डी परावर्तित किरण दर्पण की सतह पर आपतन बिंदु से खींचे गए अभिलंब से बनाती है। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी आपतित किरण दर्पण की सतह पर आपतन बिंदु से खींचे गए अभिलंब से बनाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी। ऑप्शन ए सी, बी एफ, ऑप्शन सी पी, ऑप्शन डी सी और एफ के बीच से। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी एफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या आर हो
तो ऑप्शन ए एफ इजकल टू आर बाई टू, ऑप्शन बी एफ इजकल टू 2r, ऑप्शन नंबर सी एफ इजकल टू 3r बाई टू, ऑप्शन नंबर डी एफ इजकल टू 0। क्या राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एफ इजकल टू आर बाई टू। क्वेश्चन नंबर 6 है, गोलीय दर्पण में फोकस अंतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है? ऑप्शन ए आर इजकल टू 2f, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी एफ इजकल टू आर बाई टू, ऑप्शन ए आर इजकल टू एफ बाई टू। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी एफ इजकल टू आर बाई टू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, परावर्तन का कोण वह कोण है जो ऑप्शन ए परावर्तित किरण दर्पण की सतह से बनाती है, बी आपतित किरण दर्पण की सतह से बनाती है, सी परावर्तित किरण दर्पण की सतह पर आपतन बिंदु से खींचे गए विलंब से बनाती है, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी परावर्तित किरण दर्पण की सतह पर आपतन बिंदु से खींचे गए विलंब से बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या एवं उसकी फोकस दूरी का क्या संबंध होता है? तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी दुगनी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो वह दर्पण क्या होगा? तो जब सीधा प्रतिबिंब बनता है तो वह दर्पण क्या होगा? समतल दर्पण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा फोकस पर रखे गए एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज प्राप्त हो सकता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी 25 सेंटीमीटर, क्योंकि आप जानते हैं कि r बाई 2। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 है कि किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब निम्नांकित में से किस दर्पण से बनता है? तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होगी? 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी 1d। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 है कि एक अवतल दर्पण में यदि वस्तु को दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी आभासी, काल्पनिक और बड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव, निगेटिव या पॉजिटिव। राइट आंसर होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया जाता है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, प्रकाश का वेग न्यूनतम कहाँ होता है? इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी कांच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होता है? ऑप्शन सी 1 से कम भी हो सकता है और 1 से अधिक भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो ऑप्शन डी मिट्टी, मिट्टी से लेंस नहीं बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर यह क्वेश्चन नंबर 20 कि संबंध f इक्वल टू आर बाई 2 सत्य है किसके लिए? तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी अवतल दर्पण के लिए भी और उत्तल दर्पण के लिए भी, यानी कि दोनों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 21 है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी आभासी तथा सीधा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि किस दर्पण से वस्तु हमेशा छोटा प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी
उत्तल दर्पण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो यह क्या होता है? हमेशा सीधा होता है। चलिए आइए आगे बढ़। क्वेश्चन नंबर 25 है कि 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन m ऋणात्मक निगेटिव है। इसका अर्थ यह है कि प्रतिबिंब किस प्रकार का है? तो इसका मतलब है कि यह प्रतिबिंब क्या है? उल्टा है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? तो उसकी क्षमता होगी +2D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण। नेक्स्ट है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, हजामत बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरों को रखना चाहिए दर्पण के किधर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में। क्वेश्चन नंबर 31 है कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है 20 सेंटीमीटर, 23 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 50 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है आपके सामने, अवतल दर्पण में आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फोकस के अंदर रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, 2 नियम हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने है कि एक गोलीय दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से 35 सेंटीमीटर की दूरी पर उसी ओर बनता है जिस ओर वस्तु है। 35 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो आवर्धन क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, -7। क्वेश्चन नंबर 35 है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 36 है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 16 सेंटीमीटर। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होता है अभिलंब के निकट की जगह पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? 20 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तल लेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, कैसा होता है? उत्तल लेंस का होता है। कैसा होता है? उत्तल लेंस का होता है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु को रखने पर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब बनेगा तो वह बनेगा कहाँ पर बनेगा? दर्पण की वक्रता केंद्र पर बनेगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है 42 कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है अभी। यह किसका प्रयोग होता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। तो इस तरीके से यह जो आपका पहला चैप्टर था मैट्रिक का, प्रकाश का परावर्तन, इससे संबंधित हम लोगों ने महत्वपूर्ण तथ्यों को देखे और महत्वपूर्ण तथ्यों को देखने के पश्चात इस चैप्टर से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते थे आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड, उन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर देखने का प्रयास किए हैं। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को अगर पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।